आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो यूपी से आ रही है। यूपी के शाहजहांपुर में रेल हादसा हुआ है। पटरी से स्पेशल ट्रेन उतर गई है। बीएसएफ जवानों को ये ट्रेन ले जा रही थी, स्पेशल ट्रेन थी। हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। ये राहत की खबर है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म से गुजरते वक्त ये हादसा पेश आया। खबर मिलने पर रेलवे के अफसरान पहुंचे हैं, जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच, इस हादसे के बीच जो राहत की खबर है वो यही है कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक पटरी से उतरी है ये स्पेशल ट्रेन, बीएसएफ जवानों को लेकर जा रही थी। हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म से गुजरते वक्त यह हादसा पेश आया है। खबर मिलने पर रेलवे के अफसरान पहुंच गए हैं। इसके साथ ही जैसे ही ये खबर रेलवे के लोगों को मिली, फौरन जो अमला है रेलवे का वो यहां पहुंच गया तहकीकात के लिए। साथ ही आज जो हादसा पेश आया है और जो ट्रेन पटरी से उतरी है उसे किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, इस काम में भी फोकस किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रेन पटरी से उतरी, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। राहत की खबर इस बीच ये रही कि कोई जानी नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से इंतखाबी रंग में रंग चुका है, लेकिन रियासत के मुखिया यूपी की आवाम से किए वादों पर पूरी तरह खरे उतरने की कोशिश में दिन रात जुटे हैं। यूपी की तरक्की के लिए सीएम योगी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि यूपी में कई तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं। यूपी काबीना की मीटिंग में सीएम योगी ने 13 तजावीज पर मोहर लगाई। कैबिनेट की मीटिंग में ललितपुर में एक हवाई अड्डा बनाने की भी तजवीज पास की गई। गंगा एक्सप्रेसवे का आपको याद है कि इसका अनुमोदन 26 नवंबर 2020 में हुआ था और इसके ऊपर जो लगभग है इस परियोजना के ऊपर कहीं हम सिविल और दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखेंगे, इन सब चीजों को मिलाकर ये जो है वो 36,230 करोड़ की है। वहीं दूसरी जानिब काबीना की मीटिंग में कई तजावीज को मंजूरी मिलने के बाद समाजवादी पार्टी हमलावर नजर आई। पार्टी सरकार की अब तो चली चलाई की बेला है। अब आप कैबिनेट में 9 प्रस्ताव पास करके क्या करेंगे? जो आपको पहले करना चाहिए था, 4.5 साल पहले करना चाहिए था, अब तो 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। इसकी मतलब फिर आप जनता को झूठ और जुमले देने लग गए। सीएम योगी ने पेंशन स्कीम के तहत बुजुर्गों को सौगात दी है। 55 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन को 836 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। सीएम योगी ने कहा कि सरकार बगैर तफरीक के हर तबके का ख्याल रख रही है। गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के हों, पिछड़ी जाति के हों या सामान्य जाति के गरीब छात्रों को भी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था शासन स्तर पर निरंतर की जा रही है और उसमें निरंतर वृद्धि भी करने का प्रयास हो रहा है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 42 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को जिनके पास बिजली का अपना कनेक्शन नहीं था, फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। जो नए लाभार्थी हैं जिन्हें पहली बार पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसमें 4,56,000 ऐसे नवीन लाभार्थी हैं जिनके खाते में पहली 3 तिमाही का 1,500 रुपया उनके खाते में भेजा जा रहा है। और विगत 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने 19,24,000 ऐसे नवीन लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ दिया है जिन्हें इससे पहले पेंशन की सुविधा से आच्छादित नहीं किया गया था।
एसपी की जन क्रांति यात्रा लखनऊ में पार्टी दफ्तर में इख्तिताम पजीर हुई, जहां पार्टी सदर अखिलेश यादव के साथ एसपी के सरबराह मुलायम सिंह यादव भी साथ में दिखाई दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एसपी कारकुनान लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में पार्टी ऑफिस में एक साथ इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ पहुंची है, जो काफी अच्छे इशारे कर रही है। आपको बता दें कि यूपी इंतखाबात की सरगर्मियां दिन ब दिन तेज हो रही हैं। सारी पार्टियां तैयारी में मसरूफ हैं और ज्यादा से ज्यादा वोट के लिए अलग अलग तजवीज अपना रही हैं। जगह नहीं है बैठने की, खड़े होने की। ये बहुत ही सफलता है समाजवादी पार्टी, हमारे वर्करों की जागरूकता, हमारे जो नेता है और कार्यकर्ता है जागरूक हैं, इसलिए आप वो पूरा प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। उसी का परिणाम है इतनी बड़ी तादाद में पहली बार ऐसे लोग हैं। आज हम नेताजी और पार्टी के सब लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के सभी सहयोगी साथियों को, और जब यात्रा समाप्त हो रही है, हम आपको बधाई देना चाहते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी 3 दिनों के दौरे पर यूपी आएंगे। आपको बता दें कि ओवैसी 7, 8 और 9 सितंबर को अयोध्या, सुल्तानपुर और बाराबंकी का दौरा करेंगे। ओवैसी के दौरे को लेकर एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसमें अयोध्या को फैसलाबाद बताया गया। बीजेपी ने कहा कि अयोध्या की जमीन पर ओवैसी जा रहे हैं तो अकीदे के साथ जाए। ये सब लोग जो हैं, ये अपने किए गए गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए प्रभु राम के दरबार पहले जा रहे हैं और वहां जाकर माफ़ी तवाफ़ी करेंगे। पहले माफ़ी मांगेंगे कि जो गलतियां हमसे पूर्व में हुई हैं, हे प्रभु श्री राम मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत बड़ा रोड़ा बने रहे आपके मंदिर बनने में। हमने आपके कारसेवकों पर अत्याचार करवाए, हमारी सरकारों में हुए हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ओवैसी के अयोध्या दौरे और पोस्टर में अयोध्या को फैसलाबाद लिखने पर कांग्रेस तर्जुमान बृजेंद्र सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि अगर वो अयोध्या जा रहे हैं तो मैसेज देने के लिए जा रहे होंगे, और मैसेज देने जा रहे हैं तो उनको पूरा मैसेज देना चाहिए और अयोध्या लिखने में भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सच है कि अब सरकारी अधिसूचना के तहत फैजाबाद जनपद का नाम अयोध्या है। यूपी में मदरसे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से पूछा है कि क्या रियासती बोर्ड ऑफ दीनी तालीम को फंड दे सकते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से आगे पूछा है कि क्या मदरसे आइन के आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक की पासदारी करते हैं या नहीं। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत से सवाल करते हुए मदारिस में खवातीन और तलबा की तालीम पर भी जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या खवातीन या तालिबात को मदारिस में दाखिल होने दिया जाता है या नहीं। हाईकोर्ट ने इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए रियासती हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया है। अक्सर लोग कोर्ट को गुमराह करते, कोर्ट में गलत याचिका दाखिल करते। मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। हमारे मदारिस अरबिया ने इस मुल्क की आज़ादी में बहुत अहम रोल प्ले किया है। इन्हीं मदरसों ने हमको IAS, IPS, डॉक्टर्स, मिनिस्टर्स, गवर्नर तक दिए। उन मदरसों को पर उंगली उठाना मेरे ख्याल से गलत है। दारुल उलूम फिरंगी महल के आलिम दीन सूफिया निजामी का इलाहाबाद हाईकोर्ट की मदरसों को लेकर तबसरे पर बयान सामने आया है। सूफिया निजामी ने कहा है कि हम कोर्ट का पूरा एहतराम करते हैं, लेकिन कोर्ट को इस बात पर नोटिस लेना चाहिए कि मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं दी जाती है, बल्कि हिंदी, अंग्रेजी और NCERT की किताबों से भी तालीम बच्चों को दी जाती है। लिहाजा मदरसों को सिर्फ मजहबी तालीम से जोड़ना सही नहीं।
देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी की है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर अंग्रेज़ी की और हिंदी और इंग्लिश की और NCERT की बुक्स भी पढ़ाई जाती हैं। लिहाजा मदरसों को महज मजहबी तालीमात से जोड़ना, मुझे लगता है ये कमइल्मी की बुनियाद पर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसों पर पूछे गए सवालों का काबीनी वजीर मोहसिन रजा ने कहा है, जवाब दिया है कि हाई कोर्ट ने जो जवाब मांगा है उस पर जवाब दाखिल किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों को लेकर कुछ सवाल जो हैं वो किए हैं। हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी, उनसे बात करते हैं। सर, मदरसों को लेकर जो टिप्पणी कोर्ट ने कही है, कुछ सवाल जो पूछे हैं, क्या कुछ आपका कहना है इस पर? देखिए, जो सवाल पूछे हैं माननीय उच्च न्यायालय ने, उसका जवाब हमारा विभाग और विभाग के विधि के जो सलाहकार लोग हैं वो देंगे। जो वहाँ पर देखते हैं LR डिपार्टमेंट है वो भी देगा। और बाकी मुझे लगता है उस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मामला न्यायालय में है, और जो सवाल आए हैं उसके ऊपर जवाब जब जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। सर, ये भी कहा है कि क्या सेकुलर जो होते हैं वो क्या फंड दे सकते हैं मदरसों को, और किस अनुच्छेद के तहत दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि क्या धार्मिक जो जिस अनुच्छेद के तहत दिया जा रहा होगा, पिछली सरकारों से चला आ रहा है, देश में जो परंपरागत और या कानूनी तरीके से दिया जा रहा है वो दिया जा रहा होगा। लेकिन अभी जो माननीय उच्च न्यायालय ने सवाल पूछा है उसका जवाब अब विधिक जवाब जाएगा और विधिक सलाहकार जो वहाँ पर हैं वो उसको देंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार जब से आई है, हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया है। माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है कि अब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जो खाली एक धार्मिक शिक्षा लिया करते थे, अब वो मॉडर्न एजुकेशन भी लेंगे। आधुनिक हो रहे हैं, सारे मदरसे कंप्यूटराइज कर दिए हैं, सारे मदरसा पोर्टल पे सारे मदरसे कर दिए हैं। तो इसलिए ये कहना, और अब आप आज जो बच्चे निकलेंगे पढ़कर, ये डॉक्टर इंजीनियर देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, अपना नाम तो करेंगे प्रदेश और देश का नाम करेंगे, देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो इसलिए एक अच्छी व्यवस्था अब मदरसों में दी जा रही है। खाली धार्मिक शिक्षा ही नहीं रह गई है, अब साथ में उसके सामाजिक शिक्षा भी लागू कर दी। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की दुनिया ने आज एक और चमकता उभरता सितारा खो दिया। टीवी इंडस्ट्री के जाने माने अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला का आज मुंबई में इंतकाल हो गया। महज 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ का जाना हर किसी को हैरान परेशान कर रहा है। जो लोग टीवी सीरियल की दुनिया से जुड़े हुए हैं और जो लोग टीवी सीरियल नहीं देखते, वो लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला यूं अचानक से छोड़कर चले जाएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे, विश्वास करना बहुत मुश्किल है। वेरी शॉकिंग न्यूज़। टीवी जगत का सुपरस्टार, टीवी और फिल्मों का बहुत बड़ा नुकसान। बालिका बधू से फेमस हुए, लोकप्रिय हो गए, खतरों के खिलाड़ी के विनर, बिग बॉस के विनर, प्रयागराज के रहने वाले थे। बचपन में पापा को खो दिया, जिंदगी में बहुत संघर्ष किया सिद्धार्थ ने। अब उनका वक्त आया था, अब तो वो असली सुपरस्टार बने थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे फिटनेस फ्रीक की मृत्यु कैसे हो सकती है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन का समाचार सुनकर मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है, बहुत शॉकिंग है। सिद्धार्थ इतनी जल्दी हमारे बीच नहीं रहेंगे, ये सब हमने कभी सोचा ही नहीं। वो जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही वो एक्टर्स में, साथियों में लोकप्रिय भी बहुत थे। सिद्धार्थ से कई बार मुलाकात हुई, उनकी विनम्रता भी मुझे याद आ रही है। मैं समझ सकता हूँ इस समय उनके चाहने वालों पे क्या गुजर रही होगी। वो बहुत ही तेजी से लोगों के दिलों में अपना घर बना रहे थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे।
सिद्धार्थ तुम याद रहोगे। बहुत दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था बिग बॉस के बाद। बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था। उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान उनको मोहब्बत करते थे। मतलब क्वाइट शॉकिंग। सिद्धार्थ तुम बहुत अच्छे इंसान, एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी, हमेशा राइट्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते थे। एक आवाज थे तुम, एक स्वाभिमान था तुम्हारा, तुम्हारा एक अलग अंदाज था। इतने कम समय में तुमने बिग बॉस में सबके दिल पर राज किया। फिल्म अदाकार सलमान खान ने ट्वीट करके लिखा है कि तुम बहुत जल्दी चले गए, बहुत याद आओगे। तो सलमान खान ने सिद्धार्थ शुक्ला के इंतकाल को लेकर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तुम गए, अचानक से चले गए, बहुत याद आओगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अपने चहेते सितारे के चले जाने के बाद उनके फैंस किस तरह से मायूस नजर आ रही हैं। दुख हो रही है, सिद्धांत भाई चले गए। इतना अच्छा एक्टर था, इतना अच्छा, बिग बॉस में भी जीता, खतरों खिलाड़ी जीता। हम लोग को सुन के इतना शौक लग गया सुबह कि हम लोग भाग भाग के आए देखने बच्चे लोग के साथ में। यंगस्टर की जान थे सिद्धार्थ शुक्ला, जो यंगस्टर को उन्होंने इंस्पायर किया था, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। यकीन नहीं हो रहा था इस चीज़ के बारे में हमें, तो हमने काफ़ी टाइम उसमें देखा, काफ़ी सर्च किया। जैसे कि हमें पता चला कि फिर उनकी डेथ हुई, हमें काफ़ी शौक लगा। वैसे हम अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पर उनकी आखिरी जो उनका सफ़र होगा उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज हिम्मत टूट गई है इतने अच्छे इंसान के साथ जब ऐसा हुआ है। मैं बिग बॉस के पहले उनको नहीं जानता था, बिग बॉस के बाद उनसे मुलाकात होने के बाद वो किस तरह के इंसान थे तब एहसास हुआ। वो एक ऐसी पर्सनालिटी थी जिसने कई लोगों को जीना सिखाया है। अलहदगी पसंद हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी को आज सुबह हैदरपुरा वाक़े कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक गुज़िश्ता रात 10:30 बजे रात में उनका इंतकाल हुआ। वो 92 साल के थे और गुज़िश्ता कई सालों से बीमार चल रहे थे। 29 सितंबर 1929 को सोपोर में पैदा हुए सैयद अली शाह गिलानी ने 1949 में सरकारी स्कूल टीचर के तौर पर अपने करियर का आगाज किया था। 1972, 1977 और 1987 में उन्होंने सोपोर असेंबली हल्के की नुमाइंदगी की। तहरीक हुर्रियत के बानी रहे। गिलानी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रह चुके थे। आखिरी दौर में उन्होंने जमात इस्लामी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। 2008 में अमरनाथ जमीन तनाज़े और 2010 में एक नौजवान की मौत के बाद हुए एहतजाज के वो अहम चेहरा थे। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के उनके खिलाफ मामले उनके खिलाफ दर्ज भी थे। उधर कश्मीर घाटी में अफवाहों के फैलने के सबब हालात खराब ना हो, इसके लिए वादी में मोबाइल इंटरनेट एहतियातन बंद कर दिया गया है। शाह गिलानी का कल रात इंतकाल के बाद पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई। श्रीनगर के लाल चौक में हम मौजूद हैं और यहाँ पे भी सुरक्षा जो है काफ़ी बढ़ा दी गई और जो गिलानी की रिहाइशगाह है वहाँ जो है किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आगे रास्ते पर ही सबको जो है मोड़ा जा रहा है वापस। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों ने अपनी तैनाती जो है वो बढ़ा दी है ताकि किसी भी इस तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े जिससे बाद में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं आज सुबह से ही पूरे श्रीनगर में तैनात किए गए हैं और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जहां पर जो है ज़्यादातर भीड़ रहती हैं वहां पे सुरक्षा बलों ने जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना गश्त जो है वो बढ़ा दिया गया है। और श्रीनगर के लाल चौक की ये तस्वीरें हैं जहां पर केवल उन लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है जिनको अस्पताल जाना है, बाकी किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। बाज़ाब्ता जो है कार्ड चेक किए जा रहे हैं या फिर
उनको जो है अस्पताल की टिकट देखी जा रही है, उसके बाद उनको अनुमति दी जा रही है। और गिलानी के रिहाइश गाह के आसपास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कल रात से ही वहाँ पे आईजी कश्मीर ने दिशा निर्देश जारी किए गए उनके द्वारा कि किस तरीके से वहाँ पे सुरक्षा जो है वो वहाँ पे रखी गई है, ताकि किसी भी स्थिति का इस प्रकार से सामना ना करना पड़े जिससे कि जो है कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा सके। और गिलानी का जो है कल रात को ही उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो अंजाम दी गई और श्रीनगर के उसी हैदरपुरा इलाके में जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उनको जो है दफन किया गया और उसी मज़ार पे उनको दफन किया गया। हालांकि कई सारी जो है बातें चल रही थी कि सैयद अली शाह गिलानी को जो है शहीद मज़ार में यहाँ पे दफन किया जाएगा, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको इजाज़त नहीं दी गई और उसको वहीं पे दफन किया गया। हालांकि भारी संख्या में जो लोग हैं वो आज गिलानी के घर जो है जाने की जो है कोशिशें कर रहे थे, लेकिन केवल उन्हीं लोगों को इजाज़त दी गई जो कि गिलानी के करीबी रिश्तेदार हैं, उन्हीं को इजाज़त दी गई कि वो गिलानी के जो है घर जा सकते हैं, बाकी किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। उमर ने अहले खाना से ताज़ियत करते हुए उनके हक में दुआएं मग़फ़िरत की। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा कि गिलानी साहब के इंतकाल की खबर से दुखी हूँ। हम ज्यादातर बातों पर मुत्तफिक नहीं हो सके, लेकिन मैं उनकी जद्दोजहद और उनके एतमाद के साथ खड़े होने के लिए उनका एहतराम करती हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत और उनके परिवार और खैरख्वाहों को सब्र अता करे। आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने पीओके और तिब्बत को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान पीओके खाली करने को कहा है, साथ ही चीन को मानसरोवर छोड़ने और तिब्बत को आजाद करने को कहा। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर पर दावा करता है तो उसको ये याद रखना चाहिए कि अखंड भारत में लाहौर भी था और कराची भी था। तिब्बत हड़पने के बाद चीन भी एक हिंसक पड़ोसी बन बैठा है, जबकि तिब्बत कभी चीन का पार्ट एंड पार्शल नहीं था। आज ज़रूरत है पीओके पाकिस्तान खाली करे, क्योंकि वह हमारा है। चीन कैलाश मानसरोवर छोड़े, वो हमारा है। तिब्बत को उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर चीन पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर के बिना वो अधूरे हैं, तो भारत भी कहता है कैलाश मानसरोवर और कराची लाहौर के बिना फिर भारत कैसे पूरा हो सकता है, वो भी अधूरा है। तालिबानी राज में अफगानिस्तान अब इक्तिसादी बहरान की जानिब बढ़ रहा है। अफगानिस्तान की मईशत अब कैसे चलेगी, इस पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं अब अफगानिस्तान में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वहां के लोगों के लिए आटा, दाल और तेल खरीदना जेब पर भारी पड़ रहा है। तालिबान राज में कंगाल अफगानिस्तान। तालिबान कैसे रोकेगा महंगाई बेशुमार। अफगानिस्तान की आवाम ने पहले जंग झेली, अब महंगाई के मोर्चे पर बड़ी लड़ाई लड़ रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी शहरियों के सामने सबसे बड़ी परेशानी महंगाई की खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान में आम जरूरियात की चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये है कि लोगों के लिए आटा, चावल, सब्जी और पेट्रोल खरीदना जेब पर भारी पड़ रहा है। کاروبار دیگه وضعیت پیش از طالبان بیایه بهش یک ذره خوب بود، کاروبار بود. مثلا ما از دولت هم شکایت داشتیم، ولی حال فعلا خرید داریم، فروش نداریم. خرید به حد اندازهش داریم، حتی فروش هیچ نداریم. دمی چند وقت هم که یک کمک روزگارا خوبتر شده رفت، وقتی که امتیاری که در میدان هوایی شد خب بیخی کاروبار سقوط داد.
काबुल की मार्केट में दुकानदार सामान बेचने के लिए बैठे हैं, लेकिन उनके पास खरीदार ही नहीं आ रहे। दरअसल इसके पीछे वजह है महंगाई। काबुल में जरूरी चीजों के दाम 75% तक महंगे हो गए हैं। काबुल में आटा 30% महंगा हो गया है। खाने का तेल और चावल भी महंगा हो गया है। सब्जियों की कीमत 50% तक महंगी हो गई है, जबकि पेट्रोल के दाम भी 75% तक बढ़ गए हैं। काबुल की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में शॉपकीपर्स और दुकानदारों की ये कंप्लेन है कि बॉर्डर बंद होने के बायस उनकी सप्लाईज नहीं आ रही, जिसकी वजह से अशिया खुर्दनोश की जो कीमत है वो बढ़ सकती हैं। بانگ‌ها بسته است، سرای بسته است، کس کار نیست، بازار نیست، روزگار نیست، هیچ کس توان خرید هم نداره، کس دخانه خرج مصرف هم نداره। एक तरफ शहर में महंगाई के सबब दुकानदार खाली बैठे हैं, तो वहीं बैंकों के बाहर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ है। यहाँ लोग सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि तालिबान इंतजामिया ने बैंकों से पैसे निकालने की लिमिट तय कर दी है। लोग घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। बैंक्स अभी भी डिसफंक्शनल हैं। मेरे अकब में जो ये आप लाइन देख रहे हैं, लोग यहाँ पर सुबह से आते हैं इस प्रोमिनेंट प्राइवेट अफ़गानिस्तान के बैंक के बाहर, और उनका ये क्लेम है, उनकी कंप्लेन है कि उनको एक हफ्ते के लिए सिर्फ $200 या गोया 20,000 अफ़गानी ही निकालने की इजाज़त दी जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इन्हीं बाजारों में आपको तालिबान के जंगजू भी बंदूक लेकर खड़े नजर आएंगे। जहां कभी अफगानिस्तान के पुलिस एहलकार दिखा करते थे, आज वहां तालिबान की बंदूकें नजर आ रही है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।